नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, राष्ट्रीय अधिवेशन में 2024 पर मंथन होने वाला है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का महामंथन जारी है। 18 फरवरी तक चलेगा ये राष्ट्रीय अधिवेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिवेशन में शामिल होंगे। जेपी नड्डा के भाषण से अधिवेशन की शुरुआत होगी। पीएम मोदी के संबोधन से समापन होगा। लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। तो राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 का यहां पर आगाज। राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 पर मंथन होने वाला है। लोकसभा चुनाव के लिए ये बीजेपी का महामंथन जारी है। 18 फरवरी तक राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। सीएम धामी भी अधिवेशन में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा के भाषण से शुरुआत होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से अधिवेशन का समापन होगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। लोकसभा चुनाव पर मंथन यहां पर जारी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन में 2024 का मंथन होगा। 18 फरवरी तक राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस अधिवेशन में चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव पर यहां पर मंथन भी होगा। आपको बता दें कि जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से अधिवेशन का समापन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिवेशन में शामिल होने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, यहां पर आज राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहां पर कब से इसकी शुरुआत होने वाली है? देखिए, फिलहाल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है और उसके बाद 3 बजे के आसपास हम बात करें तो राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गज नेता जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये पीछे भारत मंडपम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी में तमाम नेता जो है फिलहाल शिरकत जो है करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और एक लोकसभा चुनाव की रणनीति किस तरीके से बनाई जाए उसी को लेकर मंथन यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा लक्ष्य जो है लेकर चलती हुई नजर आ रही है। 370 सीटें अकेले जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी कर जी। तो सीएम धामी भी अधिवेशन में पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर भी आपके सामने है। 18 फरवरी तक ये अधिवेशन चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा के साथ पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि करीब 3 बजे अधिवेशन की शुरुआत होगी। जेपी नड्डा की भाषण से संबोधन से अधिवेशन की शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड से 250 पदाधिकारी नेतागण इस अधिवेशन में शामिल होंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि इसमें मंथन होने वाला है। किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति तैयार की जाएगी, समीकरण को किस तरह से साधने की कोशिश की जाएगी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यहां पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पार्टी अधिवेशन में आज क्या होने वाला है। सबसे पहले पार्टी पदाधिकारी की बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के साथ पदाधिकारियों की ये बैठक। उत्तराखंड से करीब 250 नेता शामिल होंगे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, यहां पर आज उत्तराखंड से करीब 250 नेता शामिल होंगे, क्या कुछ खास? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें या फिर जो अन्य पदाधिकारी है, कुल मिला के करीब 200 के आसपास पदाधिकारी जो है इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे। तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है इस वक्त भारत मंडपम में जो है राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, जिसमें जेपी नड्डा की बात की जाए या फिर अन्य बड़े शहरों की बात की जाए और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 370 का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो किस तरीके से पूरा किया जाए, कौन कौन से अहम मसले हैं उनके जनता के बीच में लेकर जाया जाए, ये तमाम ऐसे विषय है जिनको लेकर जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसमें चर्चा हो चुकी जो है नजर आएगी।
बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के करीब 250 नेता शामिल होंगे। सबसे पहले पार्टी पदाधिकारियों की यहां पर बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के साथ पदाधिकारियों की ये बैठक कई मायनों में खास रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज विधानसभा क्षेत्र के सिलाकोई में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी ने की है। वहीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी का स्वागत किया है। इस दौरान बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री सहित सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देहरादून में पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव गृह शैलेश बगौली। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग की ओर से किए जा रहे कार्य और कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सचिव साहब, पहली बार जस्ट 4 दिन पहले आपने चार्ज लिया था होम डिपार्टमेंट का, तो मेरे आग्रह पे आप आज यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स आए और सारे ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है और हम लोगों ने एक जो विभाग के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दिया था। अभिनंदन करता हूं। आज ये पहला मेरा इंटरेक्शन था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और पीएचपी में आज करीब 2 घंटे की हम लोगों ने मीटिंग की है। देखिए, मेरा मानना है कि जैसा प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात हम लोगों को करनी चाहिए कि कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को और साइंटिफिक कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारी 3 एक्ट भारत सरकार ने लागू किए हैं उसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा को 1 हफ्ते से अधिक दिन हो गए, लेकिन अभी भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हल्द्वानी के बनबुलपुरा दंगों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इन दंगों में शामिल अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति की कुर्की कर ली गई है। इस दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौजूद रही है। तो पिछले दिनों हल्द्वानी में एक बड़ा हिंसा देखा गया था। यहां पर भारी मात्रा में पथराव की गई थी और अब यहां पर पुलिस ये कार्रवाई करते हुए लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करते हुए कुर्की की गई है। घर की अब्दुल मलिक और बेटे की संपत्ति यहां पर कुर्क की गई है। तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से यहां पर पुलिस अपने ओर से जो भी कार्रवाई होनी है वो कर रही है। यहां पर हल्द्वानी से ये तस्वीर और पिछले दिनों जिस तरह की तस्वीरें निकल करके आई थी वो अपने आप में बिल्कुल भयावह, और आपको बता दें कि कई लोगों की इसमें चोटें आई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था। हल्द्वानी में काफी ये पिछले दिनों जिस तरह से हिंसक ये मामला रहा उसको देखते हुए यहां पर प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से यहां पर कार्रवाई की गई है और पुलिस प्रशासन की टीम भी यहां पर मौके पर मौजूद है। अब्दुल मलिक और बेटे की संपत्ति को यहां पर कुर्क की जा रही है। तो आपको बता दें कि यहां पर हल्द्वानी की ये तस्वीर है और यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय प्रसाद हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। संजय, यहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और आपको बता दें कि यहां पर अब्दुल मलिक और बेटे की संपत्ति की कुर्क की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी खुशबू, अब्दुल मलिक समेत 8 लोग अन्य जो हैं उनको वांटेड घोषित किया जा चुका है और फिलहाल अब्दुल मलिक और उसके बेटे की जो है वो कुर्की यहाँ कार्रवाई में लाई जा रही है। और फिलहाल मैं उसी मौके पर मौजूद हूँ और तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ अब्दुल मलिक की जो संपत्ति है उसकी कुर्की में लगे हुए हैं। जी संजय, यहाँ पर 8 लोगों के, क्या जो 8 लोगों की आप बता रहे थे कि जिसके नाम है उनके घर पर कुर्की चल रही है, या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसे नाम है जिसके घर में भी कुर्क की जा रही है? जी खुशबू, फिलहाल अब्दुल मलिक और उसके बेटे के घर पे कुर्की की जा रही है और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि जो अन्य 7 आरोपी और है इन दोनों पिता पुत्र को छोड़ के, उनके घर पे भी कुर्की की जा सकती है। फिलहाल हल्द्वानी में लाइन नंबर 8 में जो अब्दुल मलिक का घर है उस घर में कुर्की चल रही है और
निगम के कर्मचारी और पुलिस और जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो तमाम लोग संयुक्त रूप से इस कुर्की के आदेश को पालन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इस दौरान कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। इसी कड़ी में सरकारी अस्पतालों से प्रसव पीड़ित महिलाओं को रेफर किए जाने का मामला भी बैठक में उठाया गया है। वहीं इस पर पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा है कि बोर्ड बैठक में जो भी प्रस्ताव और समस्याएं सामने आती हैं उन पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। हर साल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहता है। पिछले साल चारधाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा है सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 लाख के पार पहुंचा है। इस बार भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है, जिसको लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने कहा है कि बद्रीनाथ के खुलने की तिथि 12 मई तय हो चुकी है। इस साल हमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार यात्रा में लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए सभी इंतजाम कर रही है। तो चारधाम यात्रा को लेकर यहां पर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहां पर सरकार की ओर से भी व्यवस्था कड़ी की जा रही है और आपको बता दें कि इस साल लोगों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। चारधाम यात्रा को लेकर लोग उत्साहित है। पिछले साल 50 लाख का आंकड़ा पार कर गया था। चारधाम यात्रा को लेकर यहां पर सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। यहां पर सभी चीजों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि भारी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचे तो किसी तरह की कोई कमी ना हो। व्यवस्थाओं को लेकर के भी यहां पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया है। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार भी पूरी तरह से यहां पर अलर्ट होना चाहती है। गजब की यहां पर तैयारी चल रही है। व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जिस तरह से यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है किसी तरह की कोई परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़े। तो इस साल भी रिकॉर्ड टूटने की यहां पर उम्मीद है। पिछले साल 50 लाख के ये आंकड़ा पार हो गया था और ये आंकड़ा आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्ड है इसको भी इस साल उम्मीद जताई जा रही है कि ये भी इस बार टूट सकती है, जिसको लेकर यहां पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट, सभी व्यवस्थाओं की तैयारी में सरकार यहां पर जुटी हुई है। हल्द्वानी में 22 फरवरी से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। इस सेवा के तहत लोग हल्द्वानी की गोलापुर स्थित हेलीपैड से पिथौरागढ़, मन्नू, स्यारी और चंपावत के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भर सकेंगे। इस पर जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया है कि हेली सेवा का ट्रायल सफल होने पर डीजीसीए की अनुमति के बाद ये सेवा 22 फरवरी से शुरू होने जा रही है। हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है इससे मुंशियारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुंशियारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। साथ ही जैसा एविएशन वाला हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3000 पिथौरागढ़ के लिए और 3500 रुपये मुंशियारी के लिए नियत किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। दरअसल शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं इसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य की और प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि चुनावी बॉन्ड वो वित्तीय तरीका है जिसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। वो बात बड़ी सही। ये डिसीजन जो है लोकतंत्र को बचाने की दिशा में और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण डिसीजन है। मैं इसको सलाम करता हूँ और इससे जो चुनाव प्रक्रिया में धन शक्ति
लीगल तरीके से हाईजैक कर दे रही थी पूरी प्रणाली को, पूरी चुनाव पद्धति को। अब कम से कम वो नहीं हो पाएगा। लोगों को ये रहेगा कि जितना देना है वो सब चीज़ें सामने आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किस किस ने दिया है, कि कौन कौन लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी शेल कंपनियां, नकली कंपनी हों। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पेशेवर लोगों से जो है बॉन्ड खरीदवा करके। तो कई तरीके की जो गड़बड़ें सामने आ रही थी और आशंका थी वो दूर हो जाएगी। ये कानून जो है केवल सत्तारूढ़ दल को जो प्रभाव शक्ति दे रहा था। चुनाव में जो खर्चे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं वह देश के लोकतंत्र को कहीं न कहीं पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए ये एक निश्चित रूप से एक संहिता, ये कोड कुछ न कुछ निश्चित रूप से बनना चाहिए, जिससे कि जनता का जो मत है वो मत एक सही सरकार को चुन सके, सही जनप्रतिनिधि को चुन सके। देहरादून के टून अस्पताल में पिछले करीब एक हफ्ते से आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट ठप पड़ी है, जिसके चलते अस्पताल में आ रहे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वेबसाइट के काम न करने की वजह से टून अस्पताल के आयुष्मान कार्ड के काउंटर पर लोगों की लंबी कतार लग रही है। इस पर टून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि निर्माण कार्य की वजह से कई बार कनेक्टिविटी खराब हो जाती है, जिसे देखते हुए सेकंड लाइन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो अस्पताल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ खुदाई और नई बिल्डिंग बन रही है और पूरे शहर में एक जिस तरह से हम लोग का स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, तो थोड़े से कंस्ट्रक्शन कार्य को लेके कई बार इसमें कनेक्टिविटी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हमने सेकंड लाइन की व्यवस्था की जा रही है और सभी को इंस्ट्रक्शन हैं जो इसके जिम्मेदार लोग हैं कि इस वजह से मरीज को परेशानी ना हो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वेबसाइट पर नए कार्ड बनने में प्रॉब्लम एक हम लोग को आ रही है, लेकिन अदरवाइज आयुष्मान जिनके पास है उनको पूरी तरह सुविधा प्राप्त हो रही है। और इसमें जो भी थोड़ी बहुत असुविधा आगे हो रही है उसके लिए भी हम भरपूर कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी तरीके की असुविधा ना हो। सरकार की ओर से रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के सर्व योजना कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जगहों से आए युवाओं ने भाग लिया है। वहीं सेवा योजना अधिकारी प्रवीण चंद्र गोस्वामी ने कहा है कि सेवा योजना कार्यालय के माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 32 कंपनियां शामिल हुई हैं। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही 18 फरवरी को 7 जिलों में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के साथ साथ अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। एक्टिविटी का तो वो 19 तारीख आप शाम रात से कह सकते हैं और जो 20 की शाम रात तक ये रहेगा। तो पीक एक्टिविटी इस दौरान है, लेकिन फिर उसके बाद 21-22 में भी हल्की से मध्यम बारिश वगैरह वो सब रहेगी। तो अगर मैं डे टू डे बात करूं तो 18 तारीख से जो है आप देखेंगे जो क्लाउडिंग है उत्तराखंड में आ जाएगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें उस दिन भी हल्की से मध्यम तक जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपकी जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो है 18 तारीख से रात से मिलनी शुरू हो जाएगी, शाम से मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कहूँगा कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ जगहों तक ही रहेगा उनमें। और बर्फबारी की जहाँ तक बात है तो वो आप कह सकते हैं कि 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर ही वो करीब करीब उस दिन रहेगी। जब आप 19 को देखेंगे तो 19 को जो एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, पूरे प्रदेश में जो है बादल अच्छे खासे छा जाएंगे और साथ में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ठीक ठाक रहने वाली है 19 शाम रात से लेके और 20 शाम रात का जो ये जो पीरियड रहेगा विशेषकर। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बजट सत्र को भारी सैंण विधानसभा में नहीं कराने के लिए पक्ष विपक्ष भी एक हो गए हैं। लगभग 40 से अधिक विधायकों ने भराड़ीसैंण में ठंड होने का हवाला देते हुए बजट सत्र देहरादून में करने की मांग रखी है। इस पूरे रिपोर्ट को देखिए। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन होते हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन सरकारें वहां कभी व्यवस्थाएं नहीं बना पाई।
इन्हीं बदइंतजामी के बहाने अब विधायकों से लेकर अफसर तक वहां जाने से परहेज कर रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बजट सत्र को भराड़ीसैंण विधानसभा में नहीं कराने के लिए पक्ष विपक्ष भी एक हो गए। लगभग 40 से ज्यादा विधायकों ने भराड़ीसैंण में ठंड होने का हवाला देते हुए बजट सत्र देहरादून में कराने की मांग रखी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न कर सरकार ने जनभावनाओं के खिलाफ कदम उठाया है। सुनिए। हर वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होगी और वो समय वही होता है और सरकार ने पिछली बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के बाद अब बजट सत्र गैरसैंण में नहीं बल्कि देहरादून में ही हो रहा है, जिसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के कई विधायक गैरसैंण में सत्र न करने को लेकर समर्थित भी दिखे हैं, जिसका एक बड़ा कारण ठंड को भी बताया गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि पार्टी के सभी विधायक और नेता गांव-गांव में गए और प्रवास किया और उन्होंने 15 फीट की ऊंचाई पर भी प्रवास किया है। वहीं सरकार की ओर से गैरसैंण में कोई कार्यक्रम तय किया जाता है तो सभी विधायक वहां जाएंगे, लेकिन ठंड का कोई प्रसंग नहीं है। देखिए, ठंड लगने या न लगने का तो कोई विषय नहीं है, न कोई प्रसंग इस बात का है। अभी हमारे सारे विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण गांव-गांव में गए हैं, रात्रि को प्रवास किया है। वो आपने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित गांव है और देहरादून में स्थित गांव भी है। सभी गांव में जाने का हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए गैरसैंण में अगर कोई कार्यक्रम तय होता है सरकार के द्वारा तो सभी विधायक जाएंगे। कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं। पहले अपने मेंबर से पूछे हो कि उन्होंने उसमें दस्तखत करके दिए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है कि सत्र को देहरादून में करना है और इसलिए भी कहा गया है कि अभी सरकार का कम से कम 50 करोड़ रुपया वहां पर खर्च होता है। इस खर्च में भी थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए इस समय निर्णय लिया गया है। विधानसभा सत्र गैरसैंण में हो, इसके लिए पूर्व में सरकार संकल्प भी ले चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार के पास बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने देहरादून में सत्र करने की मांग की है। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।